हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजूलाल कुमावत और आज अपन बात करेंगे एक नई वैकेंसी की जो एक नॉर्मल आदमी के लिए, जो कोई भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, जो भी इसको मतलब फॉर्म भरना चाहता है, ठीक है, तो आप इसमें भर सकते हो। ठीक है, इस वैकेंसी के अंदर देख सकते हैं कि आप कुल पद है आपके अंदर 5,934 पदों पर यह भर्ती आई है। ठीक है, ये भर्ती किसके लिए है? देखो, पशु परिचरण की भर्ती है, एनिमल अटेंडेंट। मतलब क्या है कि आपको जो पशु है उनको कैसे अटेंड करना है, कैसे रखना है, उनका कैसे खाना पीना करना है, कब कब गाय का कब दूध निकालना, उनका कैसे, उनको जैसे पूरा मेंटेन करते हैं ना गाय भैंसों को, मतलब गायों को सिर्फ गाय के लिए है, पशु के लिए है, तो उनको कैसे करते हैं, तो उनके लिए एक ये वैकेंसी आई है। ठीक है, इसके अंदर देखिए आप कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5,281 पद है और अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 553 पद है। ठीक है, और इसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसका ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा इसका। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आपको पता ही है कि आपको उस पर जाके एसएसओ पे जाके आपको भरना है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू इसका फॉर्म भरा जाएगा, ओटीआर के थ्रू। वन टाइम अगर आपने किसी भी वैकेंसी के लिए पहले फॉर्म भरा हुआ है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आप बस डायरेक्ट उसको फिल कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कोई मतलब ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार कर लिया तो आप वहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए इस वैकेंसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो ये देखिए, इसके जो अंदर है जो पंजीकरण शुल्क है, अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो कितना लगेगा उसके बारे में आप देखिए। पंजीकरण शुल्क कितना लगेगा उसके बारे में आप देखिए, एक बार जो दिखा रखा है वो देखिए आप। देखिए ये है सामान्य वर्ग के लिए कितने 600 रुपये है, और वही ओबीसी SC ST ओबीसी के लिए, इनके लिए 400 रुपये है। बाकी जो समस्त दिव्यांग है उनके लिए 400 रुपये है। ठीक है, ये फीस रहेगी आपको जब ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो आप। वन टाइम एक बार रजिस्ट्रेशन करते हो आपके एसएसओ आईडी पे जाके, तब एसएसओ आईडी में जाके रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना है आपको। एसएसओ आईडी में जाके रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना है आपको। रिक्वायरमेंटल पोर्टल में जाओगे आप तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो वैकेंसी है वो आपको इस साइड में आपको वैकेंसी दिख जाएगी। उस वैकेंसी में आप क्लिक करोगे तो फिर वहाँ से आप मतलब भरना स्टार्ट कर दोगे। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके होगे तब आप इसको फिल कर पाओगे, बाकी आप इसको फिल नहीं कर पाओगे। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसको फिल नहीं कर पाओगे। ये देखिए इसका वर्गीकरण कर रखा है, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद है, उन पदों का वर्गीकरण कर रखा है। जो आप किस श्रेणी में आते हो, आप किस श्रेणी आपके सामने स्क्रीन पे है, आप उसके अनुसार आप देख सकते हो कि आप किस श्रेणी के अंदर आते हो। उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपकी श्रेणी के अंदर कितने पद है। आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी को देख सकते हो। ठीक है, ये लिख रखा है जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उन सब के बारे में यहाँ पर लिख रखा है, तो मैं इसको शो कर रहा हूँ, आप देख लेना आप जिस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि अब सबका अलग अलग कैटेगरी है तो सब अपनी अपनी कैटेगरी अपने अपने हिसाब से चूज करके देख लेना कि भाई हमारे कितने पद हैं। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है जो रिजर्वेशन की है, जो ये सारी रिजर्वेशन की है, जो रिजर्वेशन के लिए क्या क्या है वो देखिए आप। इसमें लिखा हुआ जो खिलाड़ी है गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, उनके लिए भी क्या है आरक्षण है। और इसमें ये लाइन ये लिखी हुई है कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत, ये पढ़ो आप, ये लाइन लिखी, विज्ञापन जारी होने के उपरांत पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे राज्य सरकार के जो जो नियम चेंज होते जाते हैं टाइम टू टाइम, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इसके अंदर पदों की संख्या भी बढ़ाई या कम जा सकती है। जैसे अभी ये इतने पदों पर भर्ती निकली है, आने वाले टाइम में जैसे भर्ती का अगर लंबा टाइम निकल गया और फिर अगर पदों की संख्या कम हो गई या बढ़ गई संख्या और ज़्यादा पदों की जरूरत पड़ गई तो इसके अंदर पद बढ़ाए जा सकते हैं, ऐड भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर और बाकी ये आपकी जो कैटेगरी के अनुसार है, जो रिजर्वेशन के अनुसार है, जो आप इसमें देख लेना कि आप कैटेगरी में किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए और इनके लिए ये जो चीज़ें हैं आप इनमें देख लेना, भूतपूर्व सैनिक। और ये देखो शहरिया जनजाति 12 क्षेत्र में इनके लिए क्या अलग नियम है, इन सब के लिए जो नियम है वो है। बाकी आपको देखो मैं ले चलता हूँ धीरे आगे सिलेबस की तरफ। ये जो उसका खिलाड़ी हो गए, ओलंपिक में हो गए, इनके लिए भी कुछ है, आप इनको पढ़ लेना। आप कार्मिकों द्वारा जारी सूचना के अनुसार ये देख, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है जिन्होंने कहीं ओलंपिक में भाग लिया है या कहीं भाग लिया है तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए देखो क्या क्या कहाँ कहाँ वो खेले हुए होने चाहिए, ये देखो ये लिख रखा है सारी चीज़ें। तो आप इन सारी चीज़ों को देख लेना कि आप अगर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रखे हैं या नहीं कर रखी है। बाकी दिव्यांग जन हो गया ठीक है, ये सारा आरक्षण का ये है, तो आप इस आरक्षण का देख लेना। अब देखो मेन है वेतनमान के ऊपर बात करते हैं कि इसमें आपका वेतनमान कितना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका वेतनमान कितना रहेगा। तो वेतनमान आपका रहेगा पे लेट्रिक्स लेवल 1 रहकर रहेगा, लेवल 1 का रहेगा आपका। ठीक है,
देखो दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार परीक्षर का वेतनमान पे लेटेक्स 1 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार अनुसार दे होगा। मतलब इसके अंदर जैसे आपका 2 साल का परीक्षा काल चलता है, जैसे प्रोबेशन पीरियड चलता है, तो उसके अंदर आपको फिक्स वेतन मिलेगा। उसके बाद आपका टीए डीए सब चीज़ें ऐड हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। जैसे दूसरी भर्तियां हैं, परमानेंट भर्तियां, वैसे ही भर्ती है। तो आप ये नहीं समझे कि ये सुविधा पे भर्ती है, सुविधा पे नहीं है, क्योंकि देखो आप इसमें लिख रखा है स्पष्ट कि इसका पे मैट्रिक्स लेवल भी 1 है, ठीक है। उसके अनुसार उसका अलावा भी इसमें जो लिख रखा है नीचे देखो आप, सीधी भर्ती द्वारा सेवा नियुक्त परीक्षाधीन परीक्षिशु को परीक्षा का अधीन दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भ किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियमित की जाती है। तो इसको देखो फिक्स वेतन मिलेगा आपको 2 साल तक, तो ठीक है। उसके बाद जब आपका 2 साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जो टीए डीए जितना भी मिलना है वो सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर बाद में ऐड होने लग जाएगी 2 साल बाद, लेकिन 2 साल तक तो आपको प्रोबेशन में ही काम करना पड़ता है। और राजस्थान में ये रूल है कि आप किसी भी वैकेंसी में हो तो आपको 2 साल तक प्रोबेशन में काम करना पड़ेगा और 2 साल बाद आपको फिर परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। पात्रता देखिए इसके अंदर, पात्रता क्या है, पात्रता देख लीजिए कि पात्रता क्या होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। देखो पात्रता देखिए आप, पात्रता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए आपकी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य, सेकेंडरी पूछा है, हायर सेकेंडरी भी नहीं पूछा है, मतलब 10th पास चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। मतलब नॉर्मल उसको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, उसके अलावा उसको मतलब भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, जो अपन नॉर्मल बात करते हैं जैसे रहते हैं, तो उसका अपने को नॉर्मल सा ज्ञान होना चाहिए। कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो 10वीं पास है जो बंदा और राजस्थान में रहता है, जो राजस्थान की चीज़ों को जानता है, वो बंदा इसके लिए मतलब एलिजिबल है, ठीक है। आगे देखिए, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम में के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मतलब अगर आप लास्ट में चल रहे हो, जैसे आपकी 10th की अभी एग्जाम नहीं हुई, अगर एग्जाम होने वाली है, तो रिजल्ट से पहले पहले अगर आपका मतलब इसका रिजल्ट आ जाता है, जैसे इसका रिजल्ट आया मतलब उसका पहले पहले आपका इसका रिजल्ट आ जाता है, तो आप इसके लिए पात्र हो, ठीक है। इसकी मुख्य परीक्षा देखिए 2 चरणों में होगी। ये लिखित परीक्षा है, जो साक्षात्कार 2 चरणों में होगी, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट ए पेपर होगा एक, और एक 2 बी पेपर होगा। 2 पेपर होंगे इस परीक्षा के लिए, ठीक है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले यहाँ लिखित परीक्षा का और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो, ठीक है। तो अपने इसमें लिखित परीक्षा होगी, देखो लिख रखा है पूरा, आप इसमें देखो पूरी लिखित परीक्षा होगी, इसमें कोई दोहराई बात नहीं। और 2 पेपर हैं, उसमें अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो इसमें दो पेपर हैं आपके, तो इसमें लिखित परीक्षा है। अब इसका सिलेबस भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और आपको देखो अन्य योग्यताएं क्या चाहिए, स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र देना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र ये देना होगा, जो ये हर वैकेंसी में देना पड़ता है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी। बाकी आपके लिए देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और ये सारी चीज़ें, राष्ट्रीयता ये होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपकी आयु देखो कितनी, 18 वर्ष प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, मतलब इसकी एज है 18 वर्ष का तो हो जाना चाहिए और 40 वर्ष की आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब 40 वर्ष से कम, 40 वर्ष से ज़्यादा का आपको एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन 40 वर्ष से कम होगा। और 18 के बाद वाले जितने भी लोग हैं वो एलिजिबल होंगे। अगर आप 18 के नहीं हुए हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बाकी कुछ जो कैटेगरीज है उनके लिए अगर 40 की एज रखी है लास्ट, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी है उनके लिए जो कुछ नियम में संशोधन है तो उनमें कुछ छूट मिलती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कुछ जैसे ओबीसी हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, तो इनमें छूट मिलती है, तो आप छूट देख लीजिए। जैसे हर एग्जाम में होती है वैसे इस एग्जाम में भी छूट है, 5 वर्ष की है ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग, और इनमें तो इनमें क्या है 5 वर्ष की है, ओबीसी हो गया। और इस कैटेगरी देख लिया आप, अनुसूचित जनजाति, अन्य जनजाति वर्ग, ओबीसी, कमजोर आर्थिक वर्ग, ईडब्ल्यूएस हो गया, पुरुष अभ्यर्थी, जो इनमें के 5 वर्ष की छूट होगी। और बाकी सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को भी 5 वर्ष की छूट होगी, ठीक है। और बाकी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनको 10 वर्ष की छूट है। तो ये देख लीजिए आपकी इतनी, मतलब 40 से जो प्लस है वो कौन भर सकता है, उनको छूट इस कैटेगरी में मिलेगी, बाकी किसी को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। ये बाकी ये विवाह पंजीयन और पंजीयन शुल्क ये आप देख लेना, ठीक है। जो भी पंजीयन शुल्क तो इसका देखो ऑनलाइन ही जमा होगा, सारा पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप ऑनलाइन जमा होगा, फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाएगा, पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन ही जमा होंगे इसके,
ठीक है, आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, आपकी SSO ID से कर सकते हो इसको। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि कहाँ से इसका आवेदन करना है। उसके अलावा देखिए आप इसका, देखिए आपको इसमें जो क्या क्या चाहिए, देखो आप आवेदन करते हो तो आपको उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देख लीजिए आप। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, फोटोग्राफ वगैरह ये, और किस किस साइज में चाहिए आप एक बार इसको देख लीजिए। फिर देखने के बाद आप मतलब आपके जो जिससे फॉर्म भर रहे हो उसमें आप पहले ये साइज वगैरह सेट कर लें, उसके बाद ही आप भरना स्टार्ट करें फॉर्म, क्योंकि बाद में फिर वो क्या है कि लॉग आउट हो जाता है और बार बार वापस जाना पड़ता है। तो देख लीजिए फाइल का आकार सेट कर लेना, जैसे 50 KB की मांगे तो 50 KB पहले सेट कर लेना। फोटो का आकार 100 KB होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए कुछ चीज़ें लिख रही है, फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, ठीक है। आवेदक का नवीनतम फोटो 6 माह से पुराना अपलोड करनी हो, मतलब 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल व अन्य स्वयं संरचित फोटो का उपयोग नहीं करें, ठीक है। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्पष्ट होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर आपके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोटो की साइज ये रखनी है आपको, ठीक, इसमें आपको सेट करनी है। फोटो JPG होना चाहिए और ये उसका मतलब रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं आप आगे जाके सिलेबस क्या है इसका। संशोधन में देखिए आप OTR में संशोधन में देखिए शुल्क लगता है आपका 300 रुपये का शुल्क। संशोधन करने का टाइम आता है तब, अगर आपने फॉर्म भर दिया और कुछ गलती होगी तो आप उसमें संशोधन कर पाओगे, लेकिन उसमें आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। तो ये हर एग्जाम में होता है, वही चीज़ है। बाकी मेन आ जाते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। सिलेबस अच्छा है काफ़ी, इसका भी लेवल 1 की वैकेंसी है, लेकिन सिलेबस काफ़ी अच्छा रखा है आपने इसमें। देखिए आप पाठ्यक्रम को देखिए आप, भाग ए और भाग बी 2 पेपर होंगे। भाग ए में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 105। भाग ए में 105 होंगे, और भाग बी में आपके होगी कुल 45, ठीक है। टोटल आपके 150 प्रश्न हो गए। 150 प्रश्नों पर आपके एग्जाम होगा। तो ये अलग भाग एक प्रश्न पत्र 1 हो गया ये, और ये हो गया प्रश्न पत्र 2 बी हो गया, ठीक है। अधिकतम अंक देखिए आपका 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, मतलब 1 प्रश्न का 1 नंबर होगा, समझिए। आपका 3 घंटे का पेपर होगा, कुल 150 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। तो 150 में से आपको नंबर लाने पड़ेंगे, कट ऑफ जो भी आएगी उसके अनुसार, ठीक है। ये लिख रखा है आपको, देखो इसमें कुछ रूल भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 माइनस मार्किंग भी है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा ना समझे कि लेवल 1 की वैकेंसी है तो माइनस मार्किंग नहीं है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। इस बात को भी ना पढ़, मतलब इस बात को छोड़े नहीं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 40% अधिकतम अंक लाने हैं, ठीक है। तो 150 में से देख लीजिए आपको कि प्रश्न अलग अलग है। तो 105 है तो इसमें 40% आपको लाना है, 45 का 40% आपको हर पेपर में लाना है, ठीक है। अब देखिए आपका पेपर देखिए, इसमें से भाग ए में क्या क्या आएगा, आप देखिए भाग ए में क्या आएगा इस पेपर में। देखिए भाग ए में आएगा 70% का आएगा, और ये 30% का ये आएगा। तो ये 105 का पूर्णांक होगा इसका, और इसका 45 का होगा, ठीक है। तो इसमें आएगा राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसका दैनिक विज्ञान भी आएगी, गणित भी आएगी। देखो एक तो जीके आ गया इसके अंदर, ठीक है। जीके के बाद आपकी साइंस आ गई, जीके आ गया, साइंस आ गई, फिर आ गई मैथ्स, ठीक है। फिर आ गई सामाजिक अध्ययन, ठीक है। सोशल साइंस आ गई, फिर आ गई भूगोल, मतलब ज्योग्राफी आ गई, ठीक है। उसके बाद संस्कृति कला ये आ गई, आर्ट एंड कल्चर आ गई। फिर आ गई समसामयिक विषय, मतलब ये आ गया आपका करंट अफेयर, ये आ गया करंट अफेयर्स, ठीक है। समाविष्ट हो पर वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न, ठीक है। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो वस्तुपूरक प्रश्न आते हैं वही आएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए आप, माइनस मार्किंग देख लिया आपने, ठीक है। और 40% का अंक लाना अनिवार्य है, ये देख लिया आपने। अब देखिए आपका सिलेबस का पार्ट 2 देखिए आप। पार्ट 2 में आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, पशुपालन से संबंधित इन बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप पशुपालन की देखभाल करते हैं तो उसकी नस्लों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पशुपालन की क्या होनी चाहिए, नस्ल के बारे में पता होना चाहिए। फिर उनके कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, क्या होता है, कितने टाइम का होता है, और उसमें कब होता है, कब करना चाहिए, और कब कितना टाइम कितना चीज़ की होती है, उसमें सारी चीज़ें आपको मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। फिर बंधियाकरण, फिर संकरण प्रजनन, कैसे अलग अलग प्रजातियों के बारे में कैसे मतलब मिक्सअप कर सकते हैं, दूध दोहन, दूध संवरण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, ठीक है, कैसे हो, पशु
कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलन, पशु आहार, चारा फसलें, विकास, स्वास्थ्य, बीमार पशुओं की पहचान, मतलब उनके मतलब कोई पशु बीमार है तो उनकी पहचान भी आपको होनी चाहिए। पशुओं के अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, उनके अंदर रोग क्या क्या होते हैं, उनके टीकाकरण क्या है, ठीक है। पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियां, स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध एवं अंडों का देश और राज्य, उत्पादन के स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों उपलब्धता। तो आपको मतलब जितनी चीजें हैं लिख रही कि देखो मेले क्या है, उनके पशुओं के जो मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई, गौमूत्र निषेधन, मतलब गाय भैंस, आपको जितने भी पशु आ गए उस पशु के अंदर जितनी भी जानकारियां हैं आपको पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर उसका आपको नॉलेज है तो उसके अंदर जो प्रश्न आएंगे आपके 45 प्रश्न आएंगे वो इसी पे बेस्ड आएंगे, और बाकी 105 प्रश्न आएंगे आपके जीके, रीजनिंग, मैथ हो गया, ये सारी चीज़ें आएगी। जीके आ गया, जीके में आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी आ गया और करंट अफेयर्स आ गया। ये पेपर तो आपका पूरा जो बेसिक पेपर आता है आपका वैसे आएगा, और ये थोड़ा सा अलग आएगा जो आपके पशुओं के बारे में होगा, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। जो भी 10th पास है, ठीक है, वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पेपर को, ठीक है। और बाकी इस वैकेंसी के जो भी नोटिफिकेशन है आप टेलीग्राम से कहीं से भी निकाल लेना, टेलीग्राम पे पड़ा है अपने। और बाकी इसकी वेबसाइट, दिनेश बोर्ड की वेबसाइट पे जाना, RSSB की साइट पे जाना, RSMSSB की साइट पे जाना और वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। जो भी अप्लाई करना चाहें आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।